हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 8.4 सीखेंगे जिसमें हम कुछ LTI सिस्टम्स के एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि उन्हें लाप्लास ट्रांसफॉर्म द्वारा कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि हमारे पास या तो कोई टाइम डोमेन सिग्नल था या तो लाप्लास डोमेन का एक्सप्रेशन था या तो ROC था जिससे हम उसे एनालाइज कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे कि सपोज़ हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन नहीं है, टाइम डोमेन का भी एक्सप्रेशन नहीं है, पर हमें सिर्फ उसके LTI सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है। तो हम देखेंगे कि उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्या हम LTI सिस्टम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं क्या। तो आज है मॉड्यूल 8.4 जिसमें हम देखेंगे लाप्लास एनालिसिस ऑफ LTI सिस्टम्स एग्जाम्पल 1। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसको एनालाइज किया जा सकता है। तो मैं आपको कुछ कंडीशंस दूंगा जो कि वो LTI सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है और फिर उन कंडीशंस को एक एक करके हम एनालाइज करेंगे और उनसे हम LTI सिस्टम के एक्सप्रेशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे और फाइनली हमारे पास उस LTI सिस्टम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो ये है कि सिस्टम इज कॉजल। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है या जिसको कहीं कहीं पे सिस्टम फंक्शन भी कहा जाता है, तो ट्रांसफ़र और सिस्टम फंक्शन इज रैशनल। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि उसका सिस्टम फंक्शन जो है वो रैशनल है और उसके पास सिर्फ दो पोल्स हैं। ये ओनली वर्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि ओनली नहीं होता है, आपको सिर्फ लिखा जाता है कि इट हैज़ टू पोल्स एट दीज टू वैल्यूज़। तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अगर ओनली वर्ड नहीं है तो उसका मतलब है कि उसके और भी कई पोल्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है तो उसकी वजह से हम ये श्योर हैं कि इन दो पोल्स के अलावा सिस्टम का कोई और तीसरा पोल नहीं है। और तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरे कंडीशन में आपको बताया गया है कि हम अगर इनपुट अगर हम यूनिटी दें फ्रॉम टाइम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 आता है। तो ये भी एक कंडीशन है। और चौथी कंडीशन ये है कि जो आपके सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है h, उसका वैल्यू एट 0 प्लस इज इक्वल टू 4। तो आपको ये चार कंडीशंस दी हुई है, तो इससे आपको पता लगाना है कि आपका जो सिस्टम है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा। अब देखिए, पहला कंडीशन ये है कि सिस्टम जो है कॉजल है। कॉजल का मतलब क्या होता है कि जो उसका ROC है वो राइट साइडेड है एंड इंक्लूड्स इन्फिनिटी। दूसरा कंडीशन आपको बता रहा है कि उसका जो पोल है वो -2 और 4 पे है। तो यानी कि हम अगर इसको S डोमेन में अगर प्लॉट करें तो ये है सपोज हमारा -2 और ये है सपोज हमारा 4। तो क्योंकि ये सिस्टम कॉजल है तो इसके ROC को राइट होना पड़ेगा, और क्योंकि ROC के अंदर में कोई पोल्स नहीं आ सकते हैं तो आपके पास ROC का एक ही ऑप्शन है कि आपका ROC इस तरीके से होगा। तो क्योंकि आपका ROC j ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो ये जो सिस्टम है आप ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। तो इसका जो h ऑफ s है वो किस तरह का होगा? अब क्योंकि ये रैशनल है तो ये रेशियो के फॉर्म में होगा जहाँ पे न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है,
और क्योंकि इसके सिर्फ दो पोल्स हैं -2 पे और 4 पे, तो हम ये लिख सकते हैं कि h ऑफ s इज इक्वल टू सम p ऑफ s डिवाइडेड बाई s प्लस 2 इंटू s माइनस 4। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये पहले माना कि h ऑफ s रैशनल है, तो वो दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो है। न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल के बारे में अभी हम नहीं पता है, इसीलिए हमने वहाँ पे बस p ऑफ s लिख दिया है। और डिनोमिनेटर में क्योंकि दो पोल्स हैं -2 पे और 4 पे, तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स लगा दिए हैं s प्लस 2 और s माइनस 4। अब देखते हैं कि जो तीसरी कंडीशन है इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक दूसरी कंडीशन के बारे में देखते हैं कि सपोज हमारा इनपुट अगर है कुछ e पावर at टू दिस सिस्टम, तो उसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा y ऑफ t इज इक्वल टू h ऑफ t कन्वॉल्व विथ x ऑफ t। हम x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t भी लिख सकते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम h कन्वॉल्व विथ x इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो कंप्यूटेशन है, जो हमारे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, वो इससे थोड़े और आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी h ऑफ टाउ x ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। और यहाँ पे हमारा जो x है वो है e पावर at, तो यहाँ पे हम अगर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा -∞ टू इन्फिनिटी h ऑफ टाउ e पावर -a t माइनस टाउ डी टाउ। अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम e पावर -at इंटू e पावर a टाउ हम लिख सकते हैं। तो फिर हमारा सॉरी यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, क्योंकि हमारा जो x ऑफ t था वो था हमारा e पावर at, देयर वाज नो माइनस साइन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ h ऑफ टाउ e पावर -a टाउ डी टाउ, और जो e पावर at है उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर में लिख सकते हैं, क्योंकि वो टाउ से इंडिपेंडेंट है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या है? दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ t एट s इक्वल टू a। आप a की जगह पे अगर s लगा देंगे तो ये एग्जैक्टली हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन बन जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू e पावर at इंटू h एट a, जहाँ पे h इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ t। तो अभी हमारे पास आ गया कि अगर हमारा इनपुट अगर कोई एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर होता है तो, और वो अगर LTI सिस्टम में अगर इनपुट है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो होगा सेम एक्सपोनेंशियल सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएटेड एट s इक्वल टू a। तो अभी हम अगर देखें, हमारा जो तीसरा कंडीशन है वो है अगर हमारा इनपुट अगर यूनिटी है तो हमारा आउटपुट है वो 0 है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब हमारा a अगर 0 हो जाए तो हमारा e पावर at जो है वो यूनिटी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज दैट x ऑफ t इज इक्वल टू यूनिटी, और उस केस में हमारा जो y ऑफ t होगा वो होगा h ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे भी हम अगर a इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये जो टर्म है ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो यहाँ पे h ऑफ 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि अगर हमारा x ऑफ t अगर 1 है तो y ऑफ t विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एट s इक्वल टू 0। और हमें पता है कि इस कंडीशन से कि हमारा जो y है वो इस केस में 0 होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0।
तो उससे हम अब क्या बता सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा जो एक्सप्रेशन था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो हमने ये एक्सप्रेशन लिया था बाय यूजिंग द फर्स्ट टू कंडीशंस, यहाँ पे हम अगर s इक्वल टू 0 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि p ऑफ s एट s इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो तो इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। तो अगर ये h को 0 होना है तो उसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो न्यूमरेटर है वो s इक्वल टू 0 पे 0 हो जाए। तो वो कब होगा, वो तब होगा जब p ऑफ s में कोई s का टर्म हो मल्टीप्लाइड बाई सम q ऑफ s, जहाँ पे q ऑफ s इज सम अदर आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इसमें हम अगर s इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डेफिनेटली ये 0 होगा ही होगा। तो यहाँ पे यानी कि हम इसे लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू s इंटू क्यू ऑफ s बाई s प्लस 2 इंटू s माइनस 4। अब यहाँ पे हमारे पास एक चौथी कंडीशन है कि h एट t इक्वल टू 0 प्लस इज इक्वल टू 4, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये कब होगी, तो इसे पता करने के लिए एक थियरम है जिसे हम इनिशियल वैल्यू थियरम कहते हैं, जिसका हम अगेन डेरिवेशन तो नहीं देखेंगे इस कोर्स में, पर हम सिर्फ उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसको यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो हमारे पास है इनिशियल वैल्यू थियरम। तो इनिशियल वैल्यू थियरम क्या कहती है कि h एट 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ s गोइंग टू इंफिनिटी s टाइम्स h ऑफ s। ये एक थियरम है जिसे आप डिराइव कर सकते हैं, हम इस कोर्स में नहीं करेंगे, पर आप चाहें तो आप इसका डेरिवेशन किसी भी किताब में देख सकते हैं या खुद भी इसे डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब हमें इस चौथे कंडीशन से पता है कि h ऑफ t इक्वल टू 0 प्लस इज इक्वल टू 4, यानी कि ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 4। तो वो कैसे आएगी, तो यानी कि लिमिट ऑफ s टेंडिंग टू इंफिनिटी s टाइम्स h ऑफ s हमारा है ये, सो s स्क्वायर q ऑफ s डिवाइडेड बाई s प्लस 2 इंटू s माइनस 4, और हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 4, जो कि हमें इस कंडीशन से मिलती है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब हमारा s जब इन्फिनिटी पे जा रहा है यानी कि s हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, s प्लस 2 विल बी अप्रॉक्सीमेटली s और s माइनस 4 विल ऑल्सो बी अप्रॉक्सीमेटली s, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो s स्क्वायर बन जाएगा और ये s स्क्वायर और ये s स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और q ऑफ s हम जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, तो अगर पॉलिनोमियल में हम अगर s को बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है जबकि वो इंक्रीज नहीं होगी, वो कि जब q ऑफ s खुद में ही एक कांस्टेंट होगा, यानी कि यहाँ से हम ये डिराइव कर सकते हैं दैट q ऑफ s इज इक्वल टू 4। अगेन ये हमारे पास कैसे आया, इस एक्सप्रेशन में हम अगर s को अगर इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा s इंटू एस विच इज़ s स्क्वायर, और ऊपर भी हमारा एक s स्क्वायर का टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा q ऑफ s। अब q ऑफ s एक पॉलिनोमियल है, यानी कि उसमें s स्क्वायर, s क्यूब, s पावर 4 इस तरह के टर्म्स हो सकते हैं। लेकिन अगर उस तरह के टर्म्स होंगे और हम अगर s को इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी, पर हम ये चाहते हैं कि उसकी वैल्यू 4 पे ही रहे, तो वो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि q ऑफ s में कोई और टर्म नहीं है और सिर्फ वो एक कांस्टेंट है इक्वल टू 4। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो h ऑफ s है वो है
4s बाई 4s बाई एस प्लस 2 इंटू एस माइनस 4। हमने ये सारे कंडीशंस को यूज़ करके इसको डिराइव किया है और उसका जो आर है वो इस तरीके से है कि वो सिग्मा ग्रेटर देन 4 पे एग्जिस्ट करता है। तो ये था एक सिंपल सा एग्जांपल जहाँ पे आप LTI सिस्टम के कुछ गिवन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके उसका आप एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि आपको इसी तरीके से अगर LTI सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया हो तो क्या आप उसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं कि वो होल्ड करती है या नहीं करती है। थैंक यू।